नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 13 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूरोप एंड यूएसए के बीच में रिफ्ट से संबंधित जो ईरान वार में भी सामने आ गई। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यूथनेशिया से संबंधित हरीश राणा का केस है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया के फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से संबंधित कंट्रोवर्सी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये तो ऑर्डर दे दिया कि जिन्होंने वो टॉपिक लिखा था ना, करप्शन इन जुडिशरी वाला, कि जिन्होंने भी वो लिखा था उनको आगे से किसी भी बुक लिखने की प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया आगे से जुडिशरी के बारे में कुछ लिखना हो तो किसी जज वगैरह को शामिल करो, डोमेन एक्सपर्ट को शामिल करो। लेकिन भाई आपका काम सिर्फ क्या अपनी इमेज को बचाना है? एनसीईआरटीज वैसे भी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ये आपको पूरे सिलेबस के लिए इंप्लीमेंट करना चाहिए था। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है द हिंदू का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूरोप और यूएसए के खराब होते रिश्तों के बारे में है। आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कहानी की शुरुआत हम करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार से। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है और इस सेकेंड वर्ल्ड वार में देखो यूरोप की ना भारी तबाही होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है यूरोप का। तो फिर देखो यूरोप को फिर से रीबिल्ड करने के लिए ना यूएसए आगे आता है। दोनों के बीच में, यूएसए के बीच में और यूरोप के बीच में ना एक अलायंस बनता है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस। जैसे देखो ये यूएसए है और मान लो ये यूरोप है, तो दोनों के बीच में क्या है? अटलांटिक ओशन। इसलिए दोनों के बीच के अलायंस को बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक अलायंस। दोनों मिलकर बनाते हैं नाटो। और नाटो का ना एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक पर हमला मतलब सब पे हमला। आर्टिकल 5 है ना, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा आर्टिकल है नाटो का जो ये बोलता है एक पे हमला मतलब सब पे हमला। तो हुआ क्या, दोनों के बीच में देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिश्ता जो था ना बहुत स्ट्रांग हो गया। उसका रीजन भी था क्योंकि दोनों का कॉमन दुश्मन कौन था उस समय? सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया। दोनों का कॉमन दुश्मन रशिया। इस वजह से दोनों के बीच में जो ये नाटो का ऑर्गेनाइजेशन बना वो अपने आप में बहुत एकजुट रहा, बहुत स्ट्रांग रहा। इसके अलावा भी देखो कुछ कुछ ना कल्चर भी दोनों का सेम है, यूएसए का, यूरोप का। दोनों जगह पे लिबरल डेमोक्रेसी है, फ्री ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, इनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। समझ गए? तो ये पहले की बात मैंने आपको बताई, एक बैकग्राउंड बताया। बट अब देखो सिचुएशन चेंज हो गई है क्योंकि ना आईआर में एक फेमस कोट है, नेशंस का ना तो कोई देखो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है, वो है उस देश का इंटरेस्ट। तो बात यह है कि अब पहले इनकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन अब समय के हिसाब से दरार आ गई है बहुत बड़ी। हाल ही में ना एक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट होता है ना डेवोस में, तो यूं कह सकते हो ये वर्ल्ड डिफेंस समिट है एक प्रकार से, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। यहां पे लीडर्स डिबेट करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में। तो यहां पे जो जो यूएसए के विदेश मंत्री है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ना यूरोप को रीएश्योर किया कि भाई हमारी दोस्ती अभी भी है, चिंता मत करो। लेकिन 3 डिमांड्स रख दी मार्क रूबियो ने यूरोप के सामने। पहली डिमांड इमिग्रेशन, कि आप ना अपने बॉर्डर्स को चेक करो और बाहर के इमिग्रेंट्स को यूरोप में मत आने दो, इससे हमारी जो क्रिश्चियन सभ्यता है वो खतरे में आती है। पहला पॉइंट ये बोला मार्क रूबियो ने यूरोप को कि आप इमिग्रेंट्स को बाहर से मत आने दो यूरोप में। दूसरा क्लाइमेट एंड ट्रेड। मार्क रूबियो ने बोला कि भाई आप ये जो क्लाइमेट चेंज करते रहते हो ना, कुछ नहीं है, ढकोसला है, ये ग्रीन पॉलिसीज अपनाना आप बंद कीजिए और क्लाइमेट चेंज को इग्नोर मारिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मार्क रूबियो ने यूरोप को यह बोला कि ना आप अपने डिफेंस पे भाई थोड़ा खर्चा करो, आप सिर्फ यूएसए पे मत डिपेंड करो अपनी सुरक्षा के लिए। तो 3 बातें बोल दी। लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति जो थे जेडी वैंस, वो तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने तो यह बोल दिया कि यूरोप के जो देश हैं वो राइट विंग पार्टीज को ना सेंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट विंग पार्टीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ट्रंप जो है
और इनके जो खास लोग हैं ये राइट विंग आइडियोलॉजी वाले हैं। तो ये चाहते हैं यूरोप में भी ना राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सरकारें आए। तो जेडी वेंस ने बोल दिया कि राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको स्प्रेस ना किया जाए यूरोप में। लेकिन देखो यूरोपियंस को यह बात सही नहीं लगी। यूरोप को यह लगा कि भाई ये यूएसए जो है हमारे इंटरनल मामलों में ना इंटरफेयर कर रहा है, हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यह लगा यूरोप को। अब आप और देखिए 2025 में ना यूएस ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज की। अब इस स्ट्रेटेजी में ना यूरोप पे सीधा सीधा इल्जाम लगाया गया कि भाई यूक्रेन वार जो इतना लंबा खिंचा है ना वो आपकी वजह से खिंचा है। तो ट्रंप ने अपना पीस प्लान दिया यूरोप में शांति लाने के लिए। लेकिन भाई ट्रंप का जो पीस प्लान है ना कुछ ऐसा है, ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो रशिया को कुछ टेरिटरी दे दे। रशिया ने अभी ऑलमोस्ट 15-20% यूक्रेन की टेरिटरी पर कब्जा करके रखा है। तो ट्रंप कहते हैं यूक्रेन वो टेरिटरी रशिया को दे दे और बदले में इवन यूक्रेन नाटो भी ज्वाइन नहीं करेगा और कुछ ना कुछ ट्रंप को भी मिल जाएगा इस डील से। लेकिन यूरोप का डर यह है कि ट्रंप और पुतिन दोनों मिलकर डील कर लेंगे और वो जो डील होगी उस डील में यूरोप को शामिल ही नहीं किया जाएगा, यूरोप को मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा, यूरोप के जो इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाएंगे। और यूरोप को यह लगता है कि आज ट्रंप ने अगर यूक्रेन की बलि दे दी और ट्रंप ने रशिया को यूक्रेन दे दिया तो कल को देखो पुतिन जो है वो किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री पे अटैक कर देंगे, उनकी जो हिम्मत है बल्कि और ज्यादा खुल जाएगी। और इवन इससे भी ज्यादा ट्रंप तो बल्कि पुर्तगाल जो इनका एक अलाय है, दोस्त है, उन्हीं की एक टेरिटरी को हड़पना चाहते हैं जिसका नाम है ग्रीनलैंड। इवन उन्होंने हिंट भी दिया था शुरुआत में तो कि हाँ हम मिलिट्री मेजर्स यूज कर सकते हैं, बाद में हालांकि ट्रंप ने हमेशा की तरह यूटर्न ले लिया, समझ गए। और अब देखो अब एक और चीज हुई, यूएस और इजराइल ने ना मिलके अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अपने यूरोपियन दोस्तों से पूछा भी नहीं कि भाई हम अटैक कर रहे हैं, करें या ना करें। आमतौर पे ये होता है कि यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो अलायंस से पूछता है, दोस्तों से पूछता है किसी भी मिलिट्री एक्शन को लेने से पहले, लेकिन इस बार यूरोप से नहीं पूछा यूएस ने। अब बारी आई, जैसे देखो यूके का ना एक मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में जैसे, तो अमेरिका ने बोला इनको भाई यूके आप ना अपना जो मिलिट्री बेस है हमें यूज करने दो। लेकिन देखो पहले तो यूके ने ना बहुत समय ले लिया, उसके बाद यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह बोला कि यूएस को कि आप हमारा मिलिट्री बेस तो यूज कर लो लेकिन सिर्फ डिफेंसिव पर्पजेस के लिए यूज करो, ऑफेंसिव पर्पजेस के लिए मत यूज करो, यानी अटैक वगैरह लॉन्च करने के लिए आप हमारा मिलिट्री बेस मत यूज करो। इवन स्पेन ने तो अपने मिलिट्री बेस यूज करने से भी मना कर दिया। स्पेन ने बोला कि हम हमारे जो मिलिट्री बेस है वो यूएसए को नहीं यूज करने देंगे। ऐसा देखो पहले कभी नहीं हुआ। इवन ट्रंप ने बोला कि यूके और हमारे बीच में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कंडीशंस के साथ में यूके ने अपने मिलिट्री बेस हमें यूज करने की इजाजत दी हो। इवन ट्रंप ने स्पेन को तो यह भी धमकी दे दी कि भाई हम आपके ऊपर ना फुल ट्रेड एम्बार्गो लगा देंगे, आप ट्रेड नहीं कर सकोगे किसी से अगर आपने यही रवैया जारी रखा तो। सोच के देखो स्पेन जो कल का दोस्त था यूएस का, उसके साथ में यूएस ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर म्यूनिक के बाद में इनके जो विदेश मंत्री हैं रूबियो वो गए हंगरी में। अब हंगरी जो है वहां पे देखो रूलिंग पार्टी जो है वो राइट विंग है, तो ऑलरेडी राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार है वहां पे। तो हंगरी की तारीफ कर दी रूबियो ने काफी ज्यादा। तो अब ये चीज ना यूरोप को अच्छी नहीं लगती कि यूएसए की जो सरकार है ना वो यूरोप में भी ना डिफरेंशिएट कर रही है कि यहां पे राइट विंग आइडियोलॉजी की सरकार है, ये हमारी दोस्त सरकार है, बाकी हमारे दुश्मन है। यानी यूरोप को ना बांटने की कोशिश है। यूरोप का डर ये है कि हमें ना बांटने की कोशिश की जा रही है। ये देखो यूरोप में हंगरी जो है ना यहां पे राइट विंग की सरकार है और इसको अलग थलग करना चाहता है यूएस यूरोप से, समझ गए। अब कुल मिला के देखो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं एक मेजर डील होनी चाहिए, यही सॉल्यूशन है यूरोप और यूएस के बीच में जो रिफ्ट आ चुका है। यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस को यह समझना चाहिए कि भाई स्टेबल यूरोप जो है, अगर यूरोप स्टेबल है, एकजुट है, तो वो यूएसए के ही हित में है, यूएसए के इंटरेस्ट में है। अगर यूएसए पीछे हट जाता है यूरोप से, दोस्ती तोड़ लेता है, तो वो जो वैक्यूम है वो फिल कर दिया जाएगा चाइना और रशिया के द्वारा। इससे यूएसए को ही नुकसान होगा।
तो यूएसए को ना नाटो को अपनी कमिटमेंट फिर से देनी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग नाटो यूएसए के हित में है, और यूक्रेन को भी सपोर्ट देनी चाहिए। बदले में यूरोप को क्या करना चाहिए, यूरोप को ना यूएस की लीडरशिप को सपोर्ट करना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि वो चाइना से लड़ सके, चाइना का मुकाबला कर सके। यूरोप के देशों को डिफेंस पे ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि वो यूएसए के ऊपर डिपेंड ना रहें पूरी तरह से। और यूरोप को ना अपने अंदर भी, जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उनके बीच में भी आपस में मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और मिलिट्री कोऑपरेशन मजबूत होना चाहिए ताकि यूरोप अपने आप में स्ट्रांग होकर उभरे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूरोप और यूएसए के रिश्तों के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जस्टिस फॉर ऑल से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 के जुडिशरी और एजुकेशन वाले टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और जीएस पेपर 4 के ऑब्जेक्टिविटी यानी एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी में ना एक चैप्टर आ गया था करप्शन इन जुडिशरी से संबंधित। चैप्टर तो क्या था, एक टॉपिक था। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गई, ये किसने डाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुक वापस ले ली। और अब क्या हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिस भी टीम ने ये बुक लिखी थी ना एनसीईआरटी वाली, उन्हें ना जुडिशरी की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इन ऑथर्स को, जिन्होंने ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक लिखी थी ना जिसमें ये करप्शन इन जुडिशरी वाला टॉपिक था, तो इन ऑथर्स को ना कभी किसी स्कूल करिकुलम या फिर टेक्स्ट बुक बनाने में इन्वॉल्व ना किया जाए। तो राइटर बोलते हैं भाई ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक कदम आगे बढ़ गई, मतलब ये तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ये नाइंसाफी है। क्यों? क्योंकि ना ये एक बहुत बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मतलब बिना सोचे समझे आपने एक ही डंडे से सबको हाँक दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इससे तो देखो पूरी जो टेक्स्ट बुक लिखने की जो प्रोसेस है उसी पे सवाल उठ गया है। समझ गए? और सोच के देखो, सुप्रीम कोर्ट ना ये चाहता है कि आगे से जब भी जुडिशरी पे कोई चैप्टर लिखा जाए ना, तो कोई उनके डोमेन का एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे कोई सीनियर जज जो है वो चैप्टर लिखने में इन्वॉल्व होना चाहिए। अब एक बात बताओ, सोच के देखो आप, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट अपनी इमेज के लिए सीनियर जज बिठा रहा है, तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं होना चाहिए? यहीं से देखो शुरू होती है आर्टिकल की असली कहानी। आर्टिकल देखो सुप्रीम कोर्ट से ना एक सीधा सवाल पूछता है, आपने देखो अपने यानी जुडिशरी के चैप्टर्स तो प्रोटेक्ट कर लिए, लेकिन देखो उन चैप्टर्स का क्या जहां पे देखो फैक्ट्स के साथ में ना छेड़छाड़ किया जा रहा है, जैसे हिस्ट्री या फिर साइंस के चैप्टर्स में। तो राइटर ना यहां पे ऑब्जेक्टिविटी के गायब होने की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी जो एथिक्स में हम यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सच को ना वैसे का वैसा दिखाना, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी इमोशनल एजेंडा के, बिना किसी पर्सनल एजेंडा के, जैसा फैक्ट है उसको वैसे का वैसा प्रेजेंट करना। लेकिन आज के समय में ये जो चीज है ना मिसिंग है, इवन करिकुलम में। 1835 जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था ना, तो उस समय ना मैकुले मिनट आया था, हम जो पढ़ते हैं अपनी स्पेक्ट्रम की बुक में। थॉमस मैकुले नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने ना इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया भारत में। अब देखो पास्ट में ना जो बीजेपी या फिर बीजेपी जैसी आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो ये बोलती आई हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स है ना वो मैकुले से प्रभावित हैं। मतलब उनका ये मानना था कि पूरी जो बुक्स है ना वो वेस्टर्नाइज्ड हैं, पश्चिमी सोच से इन्फ्लुएंस्ड हैं। क्योंकि ना एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स में ना हमारे पुराने पास्ट, हमारे ट्रेडिशंस और हिंदू रिलीजन को ना पवित्र नहीं माना गया है। अब देखो जब गवर्नमेंट चेंज हुई, मतलब बीजेपी की जब गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर देखो एनसीईआरटीज को ना बदलवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भाई एनसीईआरटीज को आप बदलवाओ, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राइटर का ये कहना है कि ऐसा ना हो कि आप ना बुक्स ऑब्जेक्टिविटी के साथ में ना लिखो। जैसे मान लो साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे सोलर एनर्जी से संबंधित। अब सोलर एनर्जी से संबंधित चैप्टर पढ़ रहे हैं, अचानक एक टर्म आ जाए अर्घ्याम। अर्घ्याम क्या होता है? मतलब वैदिक ट्रेडिशन में ना जो सूर्य है ना उनको जल चढ़ाने की जो विधि है ना वो बताई गई है, उसे ही अर्घ्याम बोलते हैं। तो साइंस जो है वो देखो फैक्ट्स पर चलती है, उसमें
रिलीजन से संबंधित रिचुअल्स डालना एक प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी को खत्म करने वाली बात हो गई। एक और एग्जाम्पल राइटर देते हैं ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी देखो एक स्ट्रिक्ट साइंस बुक है, रोक्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और सबका एविडेंस है, रिसर्च पे ज्योग्राफी लिखी गई है। लेकिन देखो क्लास 7वीं की जो ज्योग्राफी की बुक है ना, वहां पे ये लिखा है कि इंडिया का जो लैंड मास है ना, इंडिया के जो भूमि है, उसमें ना एक पवित्र फेमिनाइन प्रजेंस है। मतलब एक पवित्र स्त्री की ना शक्ति है, इसलिए ये पवित्र है। तो ये बात लिखी गई है ज्योग्राफी की बुक में। फिर हिस्ट्री की बात एग्जांपल ले लीजिए। राइटर बोलते हैं देखो हिस्ट्री की जो बुक है ना, क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक है, इसमें ना हर जगह मुस्लिम रूलर्स को ना क्रूल, डिस्पोटिक और रिप्रेसिव करके दिखाया गया है। डिस्पोटिक मतलब वो तानाशाह होता है जो अपनी मर्जी चलाता है और लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है। वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे जो हिंदू किंगडम्स है ना, उनको थोड़ा दयालु और मुस्लिम रूल से ना लड़ने वाला हीरो बताया गया है। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो अगर आप मतलब जो बड़े हिस्टोरियन है ना, जैसे रोमिला थापर है या फिर इरफान हबीब हैं, उनके रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, तो वो ये बोलते हैं कि जो मेडिवल हिस्ट्री में ना जो राजाओं के एक्शन थे वो धर्म से प्रभावित नहीं होते थे। कैसे ना कैसे करके बस वो राज में बने रहें, इससे उनके जो एक्शंस हैं वो प्रभावित होते थे। लेकिन एनसीईआरटी में ना इसे पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम कलर दे दिया गया है। हालांकि देखो एक डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि पास्ट के एक्शंस के लिए ना प्रेजेंट जो जनरेशन है उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन देखो जहर तो फिर भी फैल ही रहा है ना। फिर इसके बाद में राइटर ये बोलते हैं एक आइडियल टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए। कोठारी कमीशन ने गठित किया गया था 1964 से लेकर 1966 के बीच में, ये इस कमीशन ने काम किया था। तो इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी ना, उसकी पहली लाइन ये कहती है कि भारत का जो भाग्य है वो देखो क्लासेस में आकार ले रहा है। और राइटर भी यही बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक लिखना देखो सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्टीज का काम नहीं है, टेक्स्ट बुक लिखना एक स्किल है। और टेक्स्ट बुक में क्या क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे बच्चों के दिमाग में ना नॉलेज और इंक्वायरी जो है दोनों जगह, मतलब क्यूरोसिटी जगह ऐसी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो माइंड्स को ट्रेन करे, ताकि बच्चे ना इंसाफ, इक्वालिटी, पीस, हार्मनी, ये सारी जो वैल्यूज हैं उन्हें समझे। टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है और जो नियत है दोनों साफ होने चाहिए। तो इस पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन देखो यही है, सुप्रीम कोर्ट ने ना एनसीईआरटी पे जो ऑर्डर दिया है ना वो सिलेक्टिवली टारगेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन चैप्टर्स को सुधारने की कोशिश की है जो जुडिशरी से रिलेटेड हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ जुडिशरी के चैप्टर को सुधारना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम तो सभी टेक्स्ट बुक को सुधारने वाला होना चाहिए था। वो ऑर्डर मतलब सभी टेक्स्ट बुक्स के लिए अप्लाई होना चाहिए था, पूरे सिलेबस के लिए अप्लाई होना चाहिए था। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, राइट टू डाई विद डिग्निटी से संबंधित है। हरीश राणा का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले बार यूथनेशिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाया है। तो बेसिक्स के साथ इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है गुड और थैनाटोस का मतलब होता है डेथ, यानी यूथनेशिया मतलब गुड डेथ यानी मर्सी किलिंग। अब देखो ये मर्सी किलिंग जो होती है मतलब कि दर्द खत्म करने के लिए इंसान को मौत देना। दो तरह की होती है, एक एक्टिव यूथनेशिया, एक पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ करते हैं मौत देने के लिए, जैसे इंजेक्शन लगा दिया। अब ये एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में पूरी तरह से बैन है। पैसिव यूथनेशिया, इसमें क्या होता है, डॉक्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, लेकिन जो इलाज चल रहा है ना, इलाज चल रहा है बस वो विड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे मान लो वेंटिलेटर पे है पेशेंट, वेंटिलेटर हटा दिया, फीडिंग ट्यूब हटा दी, तो ये होता है पैसिव यूथनेशिया। ये इंडिया में लीगल है लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में। अब देखो एक होता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? ये देखो वो स्टेट होती है जब किसी पेशेंट की ना आंखें खुली हुई हैं, वो पेशेंट सांस ले रहा है लेकिन जीरो कॉन्शियसनेस है, मतलब जीरो अवेयरनेस है। उस पर्सन को नहीं पता मेरे आसपास क्या चल रहा है, वो पूरी तरह से मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस स्टेट को बोलते हैं
परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस। एक डॉक्टर ऐसी स्टेट को बोलता है कि लाइट जली हुई है लेकिन घर में कोई नहीं है, मतलब सिर्फ आंखें खुली हैं, सांस आ रही है, इसके अलावा बॉडी में और कुछ नहीं है, ना तो दिमाग चल रहा है और ना ही कॉन्शियसनेस है, ना ही पता लग रहा है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो ये हरीश राणा का केस जो था ना, 2012 में क्या हुआ, हरीश राणा एक 19 साल का लड़का, एक एक्सीडेंट में ना बहुत बड़ी ब्रेन इंजरी हो गई और हरीश राणा चले गए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में। 13 सालों से ना हरीश राणा फीडिंग ट्यूब पे थे, वेंटिलेटर पे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। तो परिवार जो इतना कुछ देखो झेल रहा था, डेली एक उम्मीद से देखता कि आज मेरा बेटा उठेगा, लेकिन 13 सालों से वो दिन कभी नहीं आया। इलाज का इतना खर्चा और हमेशा एक डायलमा कि जहां हमारे देश में बेड की इतना ज्यादा मारामारी है, 13 साल से एक जो बेड है वो ऑक्यूपाई है, और ऊपर से आप मेंटल एंजाइटी वगैरह देखो ना, मतलब बेटे की ये हालत देख के पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा। तो पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि भाई इनको ना यूथनेशिया दे दिया जाए हरीश राणा को। दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि हरीश राणा जो है वो टर्मिनली इल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनकी डेथ जो है वो निश्चित है, समझ रहे हो? टर्मिनली इल मतलब डेथ जो है वो निश्चित है, आज नहीं तो कल तुरंत ही डेथ होने वाली है। ऐसे तो मतलब सबकी डेथ होगी एक दिन तो, लेकिन टर्मिनली इल का मतलब होता है ऐसी बीमारी से ग्रस्त होना, उस बीमारी की वजह से डेथ जो है वो अपकमिंग है, आने ही वाली है। तो हरीश राणा को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि हाँ भाई जिसकी वजह से जो डेथ है वो आने ही वाली है तुरंत के तुरंत। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया हरीश राणा के फैमिली के पिटीशन को कि हम इनके लिए यूथनेशिया अलाउ नहीं कर सकते। तो उस फैमिली ने हार नहीं मानी, वो फैमिली पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ना इस केस को एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी मेडिकल बोर्ड गठित किए, सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित किए और एम्स को भी बोला कि पैलिएटिव केयर दी जाए हरीश राणा को, मतलब दर्द मैनेज करने की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ना 2 मेडिकल बोर्ड जो गठित किए थे उनकी राय के बाद में ना हरीश राणा के लिए पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया है। तो ये पहली बार है कि किसी पेशेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया हो। अब देखो इसकी ना एक पूरी टाइमलाइन है यूथनेशिया की। जैसे 1994 में ना पी रति नाम केस सामने आया था, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 21 जो है ना, राइट टू लाइफ, इसके अंदर राइट टू डाई भी आता है, यानी मरना भी आता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा यार ये तो गलती हो गई। तो 1996 में ना ज्ञानपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को ओवरटर्न कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 भैया, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई जो है ना नहीं आता है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, डिग्निटी के साथ में मरना वो सुसाइड से अलग है। डिग्निटी के साथ में मरना जैसे यूथनेशिया है, ये डिग्निटी के साथ मरने वाली चीज है, तो ये सुसाइड से अलग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था ज्ञानपुर केस में। फिर 2011 का अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग एक नर्स थी मुंबई के केम हॉस्पिटल में, वो भी 42 सालों तक एक बेड पे रही, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो इस केस में ना, अरुणा शानबाग केस में ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला पैसिव यूथनेशिया जो है वो लीगल है हमारे देश में, लेकिन पैसिव यूथनेशिया जो है वो हाई कोर्ट की अप्रूवल के बाद ही होना चाहिए। लेकिन अरुणा शानबाग को पैसिव यूथनेशिया दिया जाता, इससे पहले ही उनकी नेचुरल डेथ हो गई। फिर 2018 में कॉमन काज केस आया। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि डिग्निटी के साथ में मरना यह एक फंडामेंटल राइट है। मरना फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन डिग्निटी के साथ मरना एक फंडामेंटल राइट है। तो उन्होंने लिविंग विल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। लिविंग विल मतलब जैसे कोई पर्सन है महेश आज ठीक ठाक है, लेकिन उसे डर है कि कल को मेरी सिचुएशन हरीश राणा की तरह ना हो जाए, तब तो मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकूंगा कि क्या करना है, क्योंकि वो सिचुएशन तो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट है। तो महेश आज ही अपनी एक एडवांस विल लिख के चला जाए कि मैं अगर हरीश राणा जैसी सिचुएशन में आता हूं तो मेरे साथ क्या होगा। तो ये लिविंग विल वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंड कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि पहले लिविंग विल में ना स्ट्रिक्ट कंडीशन थी कि मजिस्ट्रेट के काउंटर सिग्नेचर होने चाहिए तभी लिविंग विल को माना जाएगा।
लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और अब जाके फिर हरीश राणा वाला केस सामने आया है। अब देखो, एक ना कॉम्प्रिहेंसिव कानून की आवश्यकता है इस इशू पे, क्योंकि ना हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया हरीश राणा टर्मिनली इल नहीं है, तो इसलिए हम यूथनेशिया नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, पैसिव यूथनेशिया इस केस में। तो क्लियर डेफिनेशन नहीं है व्हाट इज टर्मिनली इल, व्हाट इज परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब है डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की, लेकिन ये थोड़ा लेमन है। एक टेक्निकल डेफिनेशन भी होनी चाहिए दोनों चीजों की। और अभी जैसे हरीश राणा के केस में ना मेडिकल बोर्ड गठित करने पड़े मान लो, क्योंकि प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर नहीं था। अगर कानून आ जाएगा तो मेडिकल बोर्ड के मामले में एडहोक बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाएगा, सब कुछ ढंग से पहले से तय होगा, राज्य सरकारें प्रोविजन करके रखेंगी। कानून इसलिए भी होना चाहिए कि ताकि डॉक्टर्स को लीगल इम्यूनिटी मिले, अदरवाइज ऐसा ना हो बीएनएस के अनुसार उनके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और फैमिली का जो रोल है वो भी फॉर्मलाइज होगा अगर एक कानून होगा तो। जैसे इस केस में तो राणा के जो पेरेंट्स थे उनको 13 साल तक लड़ना पड़ा, कोर्ट्स में केस चले, लेकिन ला अगर आ जाएगा ना तो बकायदा पता होगा किन की बात मानी जाएगी, मतलब जो पेशेंट है उनके माँ बाप की बात मानी जाएगी, भाई बहन की, या फिर पत्नी की, किसकी, क्योंकि परिवार में भी तो डिस्प्यूट हो सकता है ना। कुल मिला के देखो, अभी जो प्रोसीजर है काफी ज्यादा रिजिड है, इसलिए परमानेंट कानून होना चाहिए इस इशू में। लेकिन देखो दूसरी साइड भी है, दूसरी साइड ये है कानून आ गया, यूथनेशिया इंप्लीमेंट हो गया तो मिसयूज भी हो सकता है प्रॉपर्टी के चक्कर में। लगभग सभी धर्म है वो मना करते हैं, वो कहते हैं कि ये जिंदगी भगवान की दी गई है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और डिग्निटी जो है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब बोलते हैं ना राइट टू डाई विद डिग्निटी, लेकिन डिग्निटी का क्या मतलब है, ये तो एक सब्जेक्टिव टर्म है। और पैलिएटिव केयर मतलब दर्द मैनेज करने की जो केयर है वो हमारे देश में इजीली अवेलेबल नहीं है, इसको एक्सपेंड किया जाए। और नेक्स्ट चैलेंज जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी का भी है, जैसे इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है, कानून बनाया जाए कॉम्प्रिहेंसिव, डिजिटल लिविंग विल की एक रजिस्ट्री हो जहां पे सारी जो डिजिटल लिविंग विल हो एक जगह पे हो, पैलिएटिव केयर को एक्सपेंड किया जाए, दर्द मैनेजमेंट की केयर को एक्सपेंड किया जाए, डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए और पब्लिक को अवेयर किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यूथनेशिया से संबंधित, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।